वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अच्छा, आज के लेक्चर में हम जो पिछला हमने सिलसिला स्टार्ट किया था उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, और उसकी एंट्रोपी जो है वो हमने पिछले लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एंट्रोपी जो है, जो बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन में जब हम ये लिखते हैं तो ये एंट्रोपी विच इज़ अ macroscopic thermodynamic variable associated with an equilibrium state, macroscopic state which is at equilibrium. तो उसको में जो is a function of the energy, volume, number of particles and so forth. और उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है माइक्रोस्कोपिकली इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स दैट आर एक्सेसिबल, और in other words compatible with the constraints, and the constraints are given by these macroscopic variables, thermodynamic macroscopic variables, जिनमें एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो अगर आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हो, एनर्जी की वैल्यू दी हुई हो, वॉल्यूम दिया हुआ हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हों, तो इन प्रिंसिपल आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं तो फिर आप इस एक्सप्रेशन में इसको डाल के आप एंट्रोपी भी डिटरमिन कर सकते हैं फॉर अ गिवन मैक्रोस्कोपिक स्टेट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स दैट द सिस्टम हैज़। तो बेसिक जो फोकस था पिछले लेक्चर में, वो फोकस जो था वो इसी पे था कि ये माइक्रो स्टेट्स कैसे कैलकुलेट की जाए, या नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कैसे कैलकुलेट की जाए। अच्छा, एक मिनट होल्ड करें, मैं खिड़की बंद कर लूँ, बाहर से कुछ नॉइज़ आ रहा है। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स जो हैं, क्योंकि वो जो है इस एक्सप्रेशन के थ्रू आपको एंट्रोपी देती हैं, तो इसलिए हमें जो है ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट करनी होती हैं इन अ गिवन सर्कमस्टेंस। यू, वी और एन की वैल्यूज़ दी होंगी तो आप कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स डिटरमिन करना होगा। अच्छा, अब इसमें ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स जो कैलकुलेट करना कोई आसान काम नहीं होता आमतौर से, फॉर अ स्मॉल सेट ऑफ सिस्टम्स आप एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसी तरह की चीज़ है जैसे कि अगर आप जब आप क्वांटम फिज़िक्स पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स, तो आप देखेंगे कि वो क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसमें आप एग्जैक्टली सॉल्व करके स्टेट्स और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ वगैरह, एनर्जी वैल्यूज़ जो है वो कुछ ख़ास सेट ऑफ सिस्टम्स के लिए कर सकते हैं एग्जैक्टली, जैसे कि आपने भी सीख लिया है। जैसे मुझे बताया गया था कि इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के लिए, वन डायमेंशनल इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के लिए आपने वो स्टेट्स डिटरमिन किए हैं। वो एक सिंपल आइडियलाइज्ड प्रॉब्लम है, एक आइडियल प्रॉब्लम है, जिसके लिए आप वो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके आप डिटरमिन कर सकते हैं कि स्टेट्स क्या है। इसी तरह जो है आप हार्मोनिक ऑसिलेटर एक और प्रॉब्लम है जिसके लिए आप कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में हाइड्रोजन एटम है। इस तरह चंद एक प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए आप एग्जैक्टली कर सकते हैं, बाकी के लिए आपको कोई अप्रॉक्सीमेट स्कीम्स वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती। अच्छा, वो एक अलग चीज़ है। बुनियादी अभी तो हमारे सामने ये है कि ये एक्सप्रेशन है, हम ये कहते हैं कि जी अगर हम ये डिटरमिन कर लें ओमेगा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, तो इस एक्सप्रेशन जो कि बोल्ट्जमैन ने हमें दी है, इसके ज़रिए से हम एंट्रोपी और नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को रिलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हमें दिए हुए हों, राइट हैंड साइड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उनका लॉग लेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमें नंबर मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, वो हमारी एंट्रोपी होगी फॉर गिवन वैल्यूज़ ऑफ यू, वी एंड एन। अभी बात ये है। अच्छा, अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें इसको एग्जैक्टली सॉल्व किया जा सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है, वो एक आइडियल गैस है जिसको आप समझ लें कि जिसके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, एन एटम्स ऑफ एन आइडियल गैस। वो एक वॉल्यूम वी के अंदर कंटेनर में हमने रखा हुआ है और हमने उस कंटेनर को आइसोलेट किया हुआ है कि वो एनवायरनमेंट के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम की एनर्जी फिक्स्ड या कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। अच्छा, उस केस के अंदर हम अगर
ये नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स डिटरमिन कर लेते हैं, तो फिर हम आइडियल गैस के लिए फॉर गिवन वैल्यू ऑफ यू वी एंड एन हम एंट्रोपी भी उसकी डिटरमिन कर लेंगे इस एक्सप्रेशन के थ्रू। तो उसकी तरफ हम जा रहे थे। उसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जब हम माइक्रो स्टेट्स की बात करते हैं तो माइक्रो स्टेट्स या स्टेट ऑफ अ सिस्टम जिसको कई दफ़ा कहा जाता है, वो जो है वो तमाम वो डेटा होता है जिससे आप उस स्टेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कम्प्लीटली जितना आप स्पेसिफाई कर सकते हैं आप उसको स्पेसिफाई करते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं कि वो स्टेट क्या है सिस्टम की, और फिर आप जो है आपके पास कोई इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, जैसे कि क्लासिकल न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है, या न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है, या फिर श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें आप ये सब्स्टिट्यूट करके क्लासिकली तो न्यूटन्स आ गई, क्वांटम मैकेनिकली श्रोडिंगर आ गई, आपको इनिशियल स्टेट दी हुई है, आप फाइनल स्टेट डिटरमिन कर सकते हैं फ्रॉम दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, अब अगर हमने माइक्रो स्टेट्स की बात करनी थी, जैसे मैंने पिछले मेंशन किया था, फॉर एन आइडियल गैस फॉर एग्जांपल, और एनी गैस एनी गैस ऑफ एटम्स, सिर्फ उसमें ये आइडियल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि टू सिंप्लीफाई मैटर्स, और सिंप्लीफिकेशन जो है वो इस सेंस में है कि देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ द गैस, सो द ओनली कंट्रीब्यूशन टू द एनर्जी इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एटम। सो हमारे पास जो है, जब हमने ये नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स डिटरमिन करनी है, तो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट इसमें हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स तो फिक्स हैं, तो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट। कि आपने कहा कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो है ना गैस के फिक्स्ड हैं, वो बाहर कंटेनर में जितने नंबर आपने इनिशियली डाले हैं बाद में भी वही रहेंगे, वो नंबर चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, तो ठीक है, ये भी नंबर एक आपके पास आ गया, वो फिक्स्ड है। वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में आपने इसको रखा हुआ है, और फिक्सनेस की एनर्जी भी है। अच्छा, अब जब हमने नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स डिटरमिन करनी है, तो हर माइक्रो स्टेट जो होगी वो हम स्पेसिफाई करेंगे कि हर एटम की पोजीशन क्या है। जब एटम की पोजीशन कोई और हो जाएगी तो वो एक नई स्टेट माइक्रो स्टेट बन जाएगी। कोई और, हर एटम की पोजीशन बदलती जा रही है टाइम के साथ, वो जो है क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स तो चेंज नहीं हो रहे सिस्टम के, यानी कि यू वी और एन तो चेंज नहीं हो रहे, वो फिक्स्ड हैं। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर है, एटम्स मूव कर रहे हैं और वो उनकी पोजीशंस लगातार चेंज हो रही हैं। तो हर नई पोजीशन जब इन एटम्स की आती है तो एक नई माइक्रो स्टेट को वो एक नई माइक्रो स्टेट होगी। अच्छा, मगर वो माइक्रो स्टेट्स जो हैं उनमें पोजीशन ऑफ द एटम्स जो हैं को मुकम्मल आज़ादी नहीं है कि वो कहीं भी हो सकते हैं यूनिवर्स में, नहीं। वो एटम्स जो हैं इस गैस के, वो इस वॉल्यूम के अंदर ही हो सकते हैं। उनकी पोजीशन जो है, इसलिए उनकी पोजीशन जो है इस वॉल्यूम के अंदर ही हो सकती है। तो ये कंस्ट्रेंट है, पोजीशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल कंस्ट्रेंट इन वॉल्यूम भी। और इसी तरह जो मोमेंटम दूसरी देखना, क्लासिकली जब हम स्टेट डिफाइन करते हैं किसी भी एटम की, पार्टिकल की, एटम को भी हम पॉइंट पार्टिकल या कंसिडर कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टिकल की जब हम पोजीशन की बात, ये स्टेट की बात करते हैं क्लासिकली, तो हम स्पेसिफाई करते हैं, वन डायमेंशन में है तो हम कह देते हैं कि उसका एक्स पोजीशन और उसका एक्स मोमेंटम, ये अगर दो हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ आ जाएं तो हम उसकी स्टेट को डिफाइन कर देते हैं। तो अगर पोजीशन एक्स पी एक्स चेंज हो रही है तो डिफरेंट स्टेट्स उसकी आती जाएंगी। मगर स्टेट्स के लिए ज़रूरी ये है, और क्योंकि क्लासिकली जो है कोई कैद नहीं है, आप डेफिनेट वैल्यू एक्स की भी साइमल्टेनियसली मालूम कर सकते हैं और पी एक्स की भी कर सकते हैं, बेशक वक्त दोनों की एग्जैक्ट वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। इसलिए क्लासिकली जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये है, और ये चीज़ जो है ये इस डेफिनेशन के साथ भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एक्स पी एक्स दे दिया जाए पार्टिकल का, तो फिर आप न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल के पोजीशन, इनिशियल मोमेंटम, तो आप, या वेलोसिटी आप उसे कह लें, तो वो डाल के आप फाइनल जो है स्टेट या लेटर ऑन जो भी स्टेट है सिस्टम की, वो आप न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से मालूम कर सकते हैं यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो ये सेट ऑफ डेटा है एक्स और पी एक्स वन डायमेंशन में, जो क्लासिकली पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करेगा। हम थ्री डायमेंशन में कर रहे हैं, इसलिए हमें तमाम एक्स वाई जी तीनों को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा हर पार्टिकल के लिए, और मोमेंटा की भी तो तीन
कंपोनेंट्स हैं उनको भी हमें जो है उनकी वैल्यू भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो फिर वो उस पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करेगा एट अ गिवन टाइम। फिर जब एक्स पी ये कोऑर्डिनेट्स के कंपोनेंट्स एक्स वाई और जी चेंज हो जाएंगे, यानी कि जब हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं 3 डायमेंशन में, तो हमें ये चीज़ें, ये नंबर्स चाहिए किसी भी पार्टिकल के लिए, उसकी स्टेट आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए वी नीड 6 नंबर्स इन 3 डायमेंशंस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल N नंबर जो है, ये नंबर है एटम्स का किसी गैस के अंदर, तो फिर आपको जो है 6n नंबर्स चाहिए उनको डिफाइन करने के लिए। ठीक है ना, 3 जो है मोमेंटा के और 3 जो है फॉर हर एटम के लिए, फॉर ईच एटम 3 कोऑर्डिनेट्स एंड 3 मोमेंटा। अच्छा जी, अच्छा अब हमारे पास ये, जैसा मैंने कहा कि 3 डायमेंशन में भी ये नंबर्स जो हैं बिल्कुल आज़ाद नहीं है कि हर वैल्यू नहीं ले सकते एक्स वाई और जी। एक्स वाई और जी जो है ना, इस वॉल्यूम के अंदर ही, ये मैं 2 डायमेंशन में तस्वीर बनी हुई है, समझ लें जैसा एक डब्बा है 3 डायमेंशन में, उसके में तो हर एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ जो कि उस कंटेनर ऑफ वॉल्यूम बी के अंदर लाई करती हैं वो अलाउड है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स या कंपैटिबल विद द कंस्ट्रेंट। तो यहाँ कंस्ट्रेंट जो है पोजीशन के हवाले से वो वॉल्यूम से आ रही है, जो भी वॉल्यूम फिक्स्ड है। अगर आप वॉल्यूम को बड़ा कर देंगे तो और स्टेट्स एक्सेसिबल हो जाएंगी। ठीक है ना, वो वाली पोजीशन जो पहले एक्सेसिबल नहीं थी वो भी एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बढ़ जाती हैं जब आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं इस सेंस में। इसी तरह जो है आपको मोमेंटा के कोऑर्डिनेट्स की कंपोनेंट्स भी आपको आइडेंटिफाई करने, और वो मोमेंटा के जो कंपोनेंट्स हैं वो, उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस पे भी कंस्ट्रेंट है। इस पे कंस्ट्रेंट ये है कि ये जो मोमेंटम के ऊपर कंस्ट्रेंट आ रहा है वो आ रहा है यू से, एनर्जी से, कि टोटल एनर्जी का जो सम है वो इसके बराबर होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी के, यानी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द गैस शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है ना, जिसको आपने फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से फिर हमने क्या किया, बताया था मैंने, क्योंकि ये जो है इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं तो आप इसे सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो फिर आपने जब उसको डिवाइड करते हैं तो सेल का वॉल्यूम ए क्यूब ले रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर आप एंट्रोपी डिटरमिन कर सकते हैं, इनिशियल एंट्रोपी, इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी, फाइनल स्टेट की एंट्रोपी। और लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन विच इज़ अ फ्री एक्सपेंशन। गैस, तमाम तरह एटम जो गैस के हैं वो एक वॉल्यूम V1 में पहले कन्फाइंड है और आपने जो है एक पार्टीशनिंग की हुई है, वो पार्टीशन को आप हटा देते हैं तो अब वो वॉल्यूम V2 भी एक्सेसिबल हो गई है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब टोटल वॉल्यूम जो है वो V2 अप हो गई है। पहले वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम जो कि एक्सेसिबल थी वो V1 थी, अब वॉल्यूम V2 एक्सेसिबल हो गई है। तो ये एंट्रोपी है फाइनल स्टेट की। और जब हम नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स की बात करते हैं तो उसमें हमें क्योंकि कोई एटम की पोजीशंस जो हैं वो कोई पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, इसलिए एटम की पोजीशंस जो हैं उनकी एनर्जी के इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए आप जो माइक्रोस्टेट्स हैं उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये मोमेंटम वाली नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स सच दैट द मोमेंटम्स हैव टू सेटिस्फाई दिस कंस्ट्रेंट, वो उसको मेगा पी से लिख दिया है। ये पोजीशन वाली माइक्रोस्टेट्स हैं, नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स फॉर डिफरेंट पोजीशंस दैट द एटम्स कैन हैव। अच्छा, अब आपने जब एंट्रोपी डिटरमिन की, डिफरेंस इन एंट्रोपी, तो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो अपने सेल का वॉल्यूम था वो कैंसिल आउट हो गया, एंड देन यू बेसिकली गेट दिस। अगर ये वॉल्यूम डबल हो रही है तो वो ही हमें रिज़ल्ट मिल जाता है कि अगर आपके पास जो आपने पार्टीशनिंग की हुई थी, ऐसे की हुई थी कि हाफ पे पार्टीशन की हुई थी मिडल में, तो अब अगर आपने वो पार्टीशन उठा दी तो अब आपके पास जो एक्सेसिबल वॉल्यूम हो गई वो डबल हो गई। तो उस केस के अंदर जो चेंज इन एंट्रोपी है इट इज़ गिवन बाय दिस, और ये चीज़ आपके पास आ गई। और ये आपको याद होगा कि ये वही रिज़ल्ट है जो कि हमने पहले भी हासिल किया था, और उसी को हमने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में देखा है और समझने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ द माइक्रोस्टेट्स वंस अगेन।
अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये आ जाती है, जिस तरह ये एंट्रोपी एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल है या वेरिएबल है, इसी तरह आप कोई और मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द राइट हाफ, एन ओवर एन। एन टोटल नंबर है, स्मॉल एन जो है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द राइट हाफ है। अगर तमाम तर पार्टिकल्स जो हैं लेफ़्ट हाफ में हैं तो राइट हाफ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल एन जो है वो ज़ीरो है, कोई भी नहीं है। तो उस केस में ये फ्रैक्शन जो है, क्योंकि इधर ज़ीरो होगा तो डिवाइडेड बाय एन, तो आपको F0 दे देगा। अच्छा, अगर आपके पास आप कहते हैं कि वन पार्टिकल है राइट हाफ पे, तो क्योंकि टोटल नंबर n है, तो जो नंबर ऑफ जो प्रोबेबिलिटी जो उसकी डिफरेंट हो सकता है वो n टाइम्स आपके पास है। तो वो जो है वो हमने पिछले जिक्र किया था कि अगर हम नंबर ऑफ़ कन्फिगरेशन जो मालूम करना चाहें इस सेंस में कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या एटम्स n हैं और n आप कह रहे हैं कि जो राइट हाफ में है, तो लाजमन n माइनस n हैं जो कि लेफ़्ट हाफ में हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी देयर, जिसको हम माइक्रो स्टेट्स भी कह सकते हैं, तो वो जो है वो ये बनती, ठीक है। और ये क्वांटिटी जो है, ये नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स जो हैं, ये मैक्सिमम हो जाती हैं जब n जो है वो n/2 हो, यानी कि आधे मॉलिक्यूल्स राइट हाफ में हैं और आधे मॉलिक्यूल्स या आधे एटम्स जो है वो लेफ़्ट हाफ में। तो ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू ये बन जाती है, नंबर ऑफ़ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स ये है। और फिर जो आप फिर n को n/2 से बढ़ाना शुरू करते हैं तो फिर ये कम होना शुरू होती है नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स। और n को अगर आप कैपिटल N कह दें, यानी कि तमाम तर एटम्स जो हैं वो अब राइट हाफ में हैं, तो वो फिर आपके पास एक सिंगल ही माइक्रो स्टेट बन जाती है, क्योंकि लेफ़्ट हाफ अवेलेबल नहीं है। आपने एक तरह से जो है नंबर ऑफ़ स्टेट्स दैट आर एक्सेसिबल को आपने कह दिया फॉर हर एटम हाफ है, वन इधर और दूसरी, यानी हर एक के लिए दो एक्सेसिबल स्टेट्स हैं, या तो वो लेफ़्ट वाले में हो सकता है या राइट वाले में हो सकता है, और अगर दोनों उसके लिए अवेलेबल हैं तो डबल हो जाएंगी। तो अगर आपके पास n=n है तो आपके पास एक सिंगल मैक्रो स्टेट बच जाती है, वो इधर आप सब्स्टिट्यूट करके पता चल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स हैं वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती हैं, और वो मैक्सिमम वैल्यू है अगर आपके 30 जो है आप अगर टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स जो आपके पास अवेलेबल है उस गैस के अंदर, लेट्स अज्यूम कि न्यूमेरिकली अगर इसको सॉल्व करना है तो बहुत ज़्यादा लेने की बजाय थोड़ा सा लें तो उससे रीज़नेबल ट्रेंड पता चल जाता है कि अगर आपके टोटल नंबर 30 हैं तो मैक्सिमम उस वक्त करेगी कि हाफ ऑफ देम ऑन द लेफ़्ट हाफ एंड हाफ ऑफ देम ऑन इन द राइट हाफ, तो वो 15 बन जाता है। तो 15 के ऊपर जो कि हमारा ये वाला ना n=2, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स आ जाती हैं। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स का मतलब ये है कि ये वो स्टेट ये है मैक्रोस्कोपिक स्टेट जिसमें नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स मैक्सिमम है। एंड फ्रॉम बोल्ट्जमैन्स फार्मूला विच रिलेट्स द नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स विद द एंट्रोपी, तो ये वही इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये वही स्टेट है जिसमें मैक्सिमम एंट्रोपी हो, जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जब आप पार्टीशनिंग उठाते हैं तो फिर क्योंकि दूसरा वॉल्यूम एक्सेसिबल है तो देयर विल बी अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन बोथ द हाफ्स। एवरी नंबर ऑफ एटम्स इन द लेफ्ट एंड द राइट हाफ आर गोइंग टू बी इक्वल, यानी कि टोटल नंबर 30 है तो 15 इन द राइट एंड 15 ऑन द लेफ्ट। दिस इज़ व्हाट यू यूजुअली ऑब्जर्व। एंड देन आपको पता, अब इधर से ये पता चल रहा है कि उससे पीछे जो माइक्रोस्कोपिक्स है वो ये है कि ये जो चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो स्टेट हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एटम्स की लेफ़्ट और राइट हाफ में, ये जो है ये कॉरस्पॉन्ड करती है टू मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स दैट एक्सेसिबल टू द सिस्टम। अच्छा, एक सेकेंड होल्ड करें, बेल बज रही है, देखिए। अच्छा,
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को कॉरस्पॉन्ड करती है, यही इक्विलिब्रियम स्टेट है, और ये मैक्सिमम एंट्रोपी को भी कॉरस्पॉन्ड करती है। तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे जब आप कंटेनर में पार्टीशनिंग को हटाते हैं अपने, तो ये गैस के एटम्स जो हैं ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाएंगे विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन लेफ्ट एंड राइट हाफ। अच्छा, अब ऑब्वियसली ये जिसका मैंने मेंशन किया कि एक स्टैटिस्टिकल लॉ है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ सम प्रोबेबिलिटी इन फैक्ट कि तमाम तरह एटम्स जो हैं, आप पार्टीशनिंग हटा भी दें तब भी तमाम तरह एटम्स जो हैं वो लेफ़्ट हाफ में रहें। तो अगर स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स है तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है? वो प्रोबेबिलिटी जो है, इसको इस तरह कर देते हैं ब्लैक में, वो प्रोबेबिलिटी जो है टू बीइंग इन द लेफ्ट हाफ, अगर आपके पास टोटल नंबर जो है n एटम्स हैं, तो वो जिस तरह हम पहले डिस्कस करते रहे और शुरू वाले लेक्चर्स में ये प्रोबेबिलिटी वगैरह को डिस्कस कर रहे थे, तो ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर आपके पास 2 एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, तो दिस इज़ अ रीजनेबल प्रोबेबिलिटी, यू कैन एक्सपेक्ट दैट इन अ फाइनाइट टाइम, नॉट टू लार्ज, आपको ये जो है तमाम तरह एटम्स जो हैं लेफ्ट हाफ में मिल जाएंगे। बट व्हेन यू डीलिंग विद इज अ मोल ऑफ गैस, एक मोल ऑफ गैस अगर से आप डील करें जिसमें 10 to the 23 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the 23 एटम्स हैं, तो देन दिस इज एक्चुअली फॉर 1 मोल, ये प्रोबेबिलिटी जो है 1/10 to the 23, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी। ये 0.5 को आप रेज कर रहे हैं 10 to the 23 पे, तो बहुत ही स्मॉल नंबर आ जाएगा। तो ये इसका लाइकलीहुड तो है, प्रोबेबिलिटी तो फाइनाइट है, ज़ीरो नहीं है, लेकिन इट इज़ सो स्मॉल एंड सो अनलाइकली कि आपको जो है ना फॉर एंटायर हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स आपको वेट करना पड़ेगा फॉर समथिंग like this to happen. So it's so unlikely that you can take it as given कि you will not find this. और इतना ये likely है कि ये देखना, अब हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, आप भी अपने कमरे में बैठे हुए हैं, वो गैस जो है ऑफ एयर जो है वो जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह हैं वो सारी स्प्रेड हुई हुई यूनिफॉर्मली इन द रूम। सो देयर इज़ लाइकलीहुड कि वो सारे के सारे एक कॉर्नर में जमा हो जाएं एटम्स, ठीक है। मगर वो प्रोबेबिलिटी जिस तरह ये गिवन प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, इट्स ऑफ दैट दिस ऑर्डर, और इवन द प्रोबेबिलिटी इज मच स्मॉलर बिकॉज यू मोर देन अ मोल ऑफ अ गैस इन अ रूम, तो वो उसका लाइकलीहुड बहुत कम है। इसलिए इस चीज़ के बारे में आप सोच तो सकते हैं कि इस कमरे में बैठे बैठे किसी वक्त ऐसा मुमकिन तो ज़रूर है, प्रोबेबिलिटी तो उसकी है कि तमाम तर जो एयर है वो एक कॉर्नर में जमा हो जाए और आप का सांस घुट जाए और आप या मैं या हम सब जो है वो सांस के घुटने की वजह से मर जाएं, लेकिन उसका लाइकलीहुड इतना कम है, उसका चांस इतना कम है कि हमें उस चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं। उससे कहीं ज़्यादा चांस है कि किसी एक्सीडेंट में मर जाए, तो ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो है फिर भी ये जहन में रखने वाली ज़रूरत है कि इट्स अ स्टैटिस्टिकल लॉ, that means that there is a finite probability that this can happen, but the probability is so small that you don't really have to worry too much about it, and you can take it as given that this will not happen in your lifetime at least. अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं और हम एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस हम डिटरमिन करने लगे। अब देखना, हमने शुरू तो कर लिया था ये काम, और इसमें हमने यहाँ पे शुरू तो कर लिया था, मगर एक चीज़ जो मिसिंग थी जिसको हमने टेकअप नहीं किया, वो फ्री एक्सपेंशन की वजह से उसमें हमें उसका कंसर्न नहीं था कि ये फैक्टर को हमने डिटरमिन नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि यू जो है वो कांस्टेंट था, तो ये जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स थी इन अ फ्री एक्सपेंशन जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, या एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं हो रहा, टोटल एनर्जी जो है। तो जो भी ये वैल्यू है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की,
वो इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में सेम रहती है। तो जिस वक्त आप डिफरेंस लेते हैं एंट्रोपी का, तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये वाला जो टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। इसलिए हमें एक्सप्रेसिटली इसकी फॉर्म एग्जैक्ट मालूम करना कि ये यू पे कैसे डिपेंड करता है एंड सो फोर्थ, हमें उसकी वरी करने की ज़रूरत नहीं थी। फ्री एक्सपेंशन के केस में जनरली क्या होगा, जनरली जो है यू हैव टू डिटरमिन दिस, क्योंकि अब मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो सकते हैं जिसमें इंटरनल एनर्जी जो है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में कोई तब्दीली भी आ सकती है। तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला था, मैं एन को नहीं लिख रहा, उसकी अभी वो फिक्स्ड है तो उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है, हमें ये इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था, हमने पिछली दफ़ा डिटरमिन कर लिया था कि दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ दिस। एक्सक्यूज मी। तो ये जो पहले वाला जो है, ये नंबर ऑफ, ये जो पहला वाला फैक्टर है, ये नंबर ऑफ पोजीशंस दैट एन एटम कैन हैव, और ये जो है ये नंबर ऑफ, जो समझ लें माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट्स ऑफ पोजीशंस ऑफ द एटम्स, एंड दिस इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट्स ऑफ मोमेंटा ऑफ द गैस सच दैट द टोटल एनर्जी, सम ऑफ मोमेंटा या सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन जो आप करेंगे, तो वो टोटल एनर्जी जो है ऑफ द एटम्स ऑफ द गैस शुड बी इक्वल टू यू। अच्छा, तो अब हम ये वाला फैक्टर बेसिकली डिटरमिन करना चाह रहे हैं। हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि ये इसकी एक्सप्रेसिड फॉर्म क्या है, ताकि फिर हमें ये वाली इसकी फॉर्म जो है एग्जैक्ट फॉर्म मिल जाए, ठीक है ना, फॉर एन आइडियल गैस। अच्छा, ज़हन में रखें, जो U है फॉर एन आइडियल गैस, वो है सम ओवर ऑल द एटम्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ये मैग्नीट्यूड स्क्वायर का मतलब ये है कि ये जो है हम ये स्पीड्स है स्क्वायर कर रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी की है, लेकिन हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हम मोमेंटा की टर्म्स में इसको लिख लें, तो वो भी लिख सकते हैं, वो आपको पता ही है। mv जो है वो pi है, तो इसको हम लिख सकते हैं pi एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड ओवर ट्वाइस ऑफ m, वेयर m इज़ द मास ऑफ द गैस एटम्स ऑफ द गैस। और इसको हम लिख सकते हैं एज, ये सारे अगर हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें इसको, तो ये है बेसिकली pi x स्क्वायर्ड, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको मोमेंटा के कंपोनेंट्स इधर आ जाते हैं, और ये ट्वाइस ऑफ m बन जाता, ठीक है ना। तो बेसिकली आपके पास 3n कंपोनेंट्स वेक्टर बन जाते हैं। p जो है एक वेक्टर है, अगर आप सोचना चाहें तो p एक वेक्टर है जिसमें p1x, p1y, p1z, ये फर्स्ट एटम के एंड सो फोर्थ चलते चलते nth एटम तक आप चले जाएँ, तो ये pnx, pny और pnz बन जाएगा, ठीक है ना। तो हर एटम के लिए आपको मोमेंटा स्पेसिफाई करने के लिए आपको 3 कंपोनेंट्स चाहिए 3 डायमेंशंस में, क्योंकि वो एटम जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी कर सकता है और जी डायरेक्शन में भी कर सकता है, इसलिए उसका मोमेंटम जो है वो 3 डायरेक्शन में हो सकता है, 3 डायमेंशंस में। तो जब काइनेटिक एनर्जी भी आप लिख रहे हैं तो 3 कंपोनेंट्स जो हैं, ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो मोमेंटा के कंट्रीब्यूट करेंगे हर एटम के लिए, ठीक है ना।
तो ये आपके पास इस किस्म की आप फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने जो बेसिकली हमें ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि आप जो है तो आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास ये एक आपने वेक्टर की फॉर्म में इसको लिख लिया और आपने कहा कि ये पी वेक्टर है, ओहो पी वेक्टर है जिसके P1 P2 सो ऑन टू P3n कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर है जिसके 3n कंपोनेंट्स हैं। मैंने इसमें कहा हर एटम के लिए आपको 3 कंपोनेंट्स देने हैं, तो n जो है अगर एटम्स हैं तो 3n कंपोनेंट्स टोटल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इट विल गो टू 1 to 3n। अगर ये सारे नंबर्स आप स्पेसिफाई कर लें तो फिर 3 डायमेंशंस में, यानी इस बॉक्स में जो कि 3 डायमेंशनल बॉक्स है जिसका वॉल्यूम V है, उसमें आप जो है तमाम एटम्स के मोमेंटा को डिफ़ाइन कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब कंस्ट्रेंट है बेसिकली वो ये है कि जो इंटरनल एनर्जी है U, दैट हैज़ टू बी इक्वल टू इसको अगर हम I लिखें 1 2 3n, तो ये Pi² ओवर 2m है, ठीक है जी। I जो है वो एटम 1, एटम 2, एटम 3 में ये जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इस फॉर्म में। अच्छा, अब इस इक्वेशन को जब आप देखते हैं, इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये जो है, अब हम देखें इसको थोड़ा सा हमने अपने, अगर आपको ये क्लियर हो रहा है नंबर्स के हिसाब से, तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं ना, ये हमने बेसिकली इसको इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो आप ये 3n नंबर स्पेसिफाई करेंगे। P1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है, P1 जो है हमारा बेसिकली इस सेंस में आप ले रहे हैं, P1 जो है वो P1x है, ये एक कंपोनेंट हो गया। P2 जो है वो P1 फर्स्ट वाले का ही एटम का वायथ कंपोनेंट है। P3 जो है वो फर्स्ट एटम का Z कंपोनेंट है। P4 जो है आपका वो सेकंड एटम का X कंपोनेंट है, और इस तरीके से आप चलते जाएं। तो आपको 3n नंबर्स जो हैं वो स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, और हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो ये है कि हर कंपोनेंट जो है मोमेंटा का वो कंट्रीब्यूट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी में। किस तरीके से कि ये P1² ओवर 2m कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये P2² ओवर 2m कंट्रीब्यूट कर रहा है, P3। तो हर कंपोनेंट, X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट, Z कंपोनेंट, हर एटम का काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। उन सब को सम करेंगे तो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। और क्योंकि ये आइडियल गैस है, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी की कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वही आपकी टोटल एनर्जी है। और वो जो आपकी स्टेट की एनर्जी है जो आपने मैक्रो स्टेट की स्पेसिफाई की हुई है, ये एनर्जी, वो उसकी टर्म्स में ये कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द गैस हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ योर गैस। तो ये बेसिकली आपने इस तरीके से इसको लिखा। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सिग्मा I is equal to 1 2 3n Pi², दिस इज इक्वल टू 2mu, ठीक है। तो अगर हम गौर करें तो ये भी एक तरह से एक स्फीयर, बट हायर डायमेंशन स्फीयर की इक्वेशन है। और वो स्फीयर का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अ, जिसे हम कई दफ़ा हाइपरस्फीयर कहते हैं, रेडियस ऑफ अ हाइपरस्फीयर, R is equal to square root of 2mu। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये उसी फॉर्म की है जैसे कि
इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हो जिसमें होता है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, आम सफ़ियर जो होता है वो होता है एक्स एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि वो 3 डायमेंशंस में है, सर्कल 2 डायमेंशंस में है, रेडियस की टर्म्स में हम इस तरह लिखते हैं। तो दिस इज़ इक्वेशन ऑफ अ सफ़ियर, यानी कि अगर आप एक्स वाई और जी को प्लॉट करें फॉर अ गिवन आर जो कि रेडियस कहलाता है, तो आप जब उसे प्लॉट करेंगे तो आपके पास एक सफ़ियर बन जाएगा। सर्कल को मैथमेटिकल लैंग्वेज में आमतौर पे 1 सफ़ियर कहते हैं, इसको 2 सफ़ियर कहते हैं। इसी तरह आप हायर डायमेंशन में चलें, एक्स वाई जी के अलावा कोई और कोऑर्डिनेट भी डाल दें तो वो जो है वो 3 सफ़ियर बन जाएगा, 4 सफ़ियर। इस तरीके से आप मैथमेटिकली सोच सकते हैं कि देयर कैन बी एन एन डायमेंशनल, या हमारे जिस तरह केस में 3 एन डायमेंशनल सफ़ियर है। तो वो ये जो हाइपर सफ़ियर इसको कहते हैं, ये हमारा भी ये जो इक्वेशन बन रही है, इसको अगर आप समेशन को एक्सपेंड करें तो यू हैव 3 एन टर्म्स इस किस्म की। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 3 एन टर्म्स आ जाएंगी, और राइट हैंड साइड पे एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट जो है वो इस हाइपरस्फीयर के रेडियस को डिफाइन करता है। अच्छा, अगर आप सफ़ियर का याद करें तो एरिया ऑफ अ सफ़ियर जो होता है, एरिया ऑफ अ सफ़ियर with radius r is 4 pi r squared, ठीक है ना। तो अगर सर्कल को आप 1 स्फीयर कह रहे हैं तो उसका जो हम एरिया कह रहे हैं वो बेसिकली सरकमफ्रेंस है, वो 2 pi r हो जाता है। तो इधर 4 pi r स्क्वेयर्ड है, और डायमेंशन से अगर एनालिसिस आप करें, रेडियस जो है अगर डी डायमेंशंस में है, सफ़ियर इन डी डायमेंशंस, डी कुड बी एनी नंबर। ऊपर जो हमारे पास जान दिया हुआ है, ये जो हमारा जो कन्वेंशनल सफ़ियर है 3 डायमेंशंस में, वो 3 डी इज़ इक्वल टू 3 है, ये डी इज़ इक्वल टू 3 है, 3 डायमेंशंस हैं। यानी हर पॉइंट जो है ऑन द सफ़ियर, हर पॉइंट इन द सफ़ियर इज़ इन 3 डायमेंशनल स्पेस, एंड जो है उसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको 3 नंबर्स की ज़रूरत है। तो हम मैथमेटिकली तो हम हायर डायमेंशन जिस तरह हाइपरस्फीयर जिसे हम कह रहे हैं वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो डी डायमेंशंस में अगर कोई स्फीयर हो, ऐसे मैथमेटिकली सोचें जैसे कि हमारे पास, हम ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि जो हमारी ये एक्सप्रेशन बन रही है, ये एक्सप्रेशन एक सफ़ियर की बन रही है, बट इट्स नॉट अ 3 डायमेंशनल सफ़ियर जिससे हम वाकिफ़ है, बल्कि इट इज़ अ 3 एन डायमेंशनल सफ़ियर। तो इसलिए हम कह रहे हैं डी डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। अगर हम डी डायमेंशंस में सफ़ियर है तो डायमेंशनल एनालिसिस से ये ज़ाहिर हो रहा है कि हैज़ एरिया जो है उसका रेडियस की टर्म्स में जो उसका एरिया है वो आर डी के प्रोपोर्शनल होता है, आर डी माइनस 1 के प्रोपोर्शनल। सो 3 डायमेंशनल में है तो ये आर स्क्वेयर्ड है, डी इज इक्वल टू 3 है तो ये डी माइनस 1 जो है वो 2 आ जाता है। और इसी तरह सर्कल को अगर आप 1 सफ़ियर कंसिडर करें तो वो क्योंकि 2 डायमेंशनल में है तो 2 माइनस 1 तो 2 पाई आर आ जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो एरिया ऑफ अ सफ़ियर बनता है इन एनी डायमेंशन डी, इन एनी डायमेंशन डी, उसका एरिया प्रोपोर्शनल रेडियस पे इस तरीके से डिपेंड करता है, आर रेडियस रेज टू द पावर डी माइनस 1। अब हमारे केस में जो है डी जो है वो 3n है, ठीक है ना, और हम कह रहे हैं कि हमारे केस में डी जो है वो 3n है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स आएंगी वो 3n टर्म्स हैं इस सम के अंदर ना। जिस तरह यहाँ 3 टर्म्स आ रही थी, यहाँ 3 टाइम्स n आएंगी। n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स दैट यू हैव, एटम्स ऑफ गैस दैट यू हैव। अच्छा, तो अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि इस का एरिया क्या है इस हमारे हाइपरस्फीयर का, जिसको हमने हाइपरस्फीयर का नाम दिया है, तो उसका एरिया जो है वो रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि रेडियस हमारे पास यहाँ है ना, तो उस रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है। तो वो इस तरीके से डिपेंड करेगा कि रेडियस जो कि ये है रेज टू पावर डी माइनस 1,
तो डी ये है, तो डी माइनस वन जो है वो है 3n माइनस वन। मगर क्योंकि n बहुत लार्ज है, आई मीन वी हैव मोल ऑफ अ गैस और मैनी मोल्स ऑफ अ गैस, तो हम इसको जो है अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बाय 3n। वन को ले लेके साथ जाने की कुछ नहीं, क्योंकि 3n इज़ मच लार्जर देन वन, वी कैन इग्नोर वन। और इसी तरह जब हम जो है अगर हम जो इंडिविजुअल मोमेंटा को भी सेल्स में डिवाइड करें जिनका वॉल्यूम बी क्यूब लिया हुआ है, सेल्स ऑफ मोमेंटा, जिस तरह हमने उधर किया था ना, क्योंकि ये भी कंटिन्यूसली इन्फिनिटली मैनी में आ जाएंगे, तो इसलिए हमें सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि मैथमेटिकली ट्रैक्टेबल रहे। उसका हमने वॉल्यूम जो लिया है वो बी क्यूब ले रहे हैं, वहाँ ए लिया था इसलिए इसको बी कह देते हैं कि स्मॉल है मगर आर्बिट्रेरी है ये। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो बन जाएंगी ना, अब इस केस में अगर आप देखें तो जो रेडियस बन जाएगा हमारा हाइपरस्फीयर का, वो d-1 को हम 3n से d-1 को हमने 3n से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ से देखें तो एरिया ऑफ स्फीयर जो हमारा बन जाता है, तो तमाम तर स्टेट्स जो हैं फॉर वो तमाम पॉइंट्स जो स्फीयर के ऊपर है ना, वो हैं जो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट रेडियस पे उसकी उनकी वैल्यूज़ हैं, वो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारे वाले में ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर लुकिंग एट द सरफेस एरिया ऑफ अ हाइपरस्फीयर, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द हाइपरस्फीयर satisfy this constraint. All those points are a distance r, where r is this, from the center of the sphere. तो वो constraint को फिर satisfy करना है। तो r3n जो है उससे फिर हमें number of microstates मिल रही है ना। r3n जो हमारा है that is equal to 2mu 3n by 2। ये किधर से आया? ये यहाँ से आया। 2mu स्क्वायर रूट है, रेज टू r3n है, तो ये 3n by 2 बन जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि तमाम तर वो पॉइंट्स जो उस स्फीयर के ऊपर हैं वो हमारे इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा, ये मोमेंटम के ऊपर जो कंस्ट्रेंट है। तो यही तमाम तर जो वो पॉइंट्स हैं वो डिफाइन ही कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ microstates that are accessible or compatible with the constraint. वरना अगर स्फीयर्स से बाहर हों या नीचे हों, कम हों, वो वाले सारे पॉइंट्स जो हैं जो रेडियस लार्जर रेडियस पे और स्मॉलर, तो ऊपर ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर नहीं करेंगे। यू को आप तब्दील कर देंगे तो रेडियस तब्दील हो जाएगा, मगर फॉर गिवन यू आर इज़ फिक्स्ड एंड आर इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन, एंड all those points on the surface of the hypersphere satisfy this constraint, so they correspond to the number of microstates that the system has. तो हमारे पास जो number of microstates आ गई, ये v to the power n जो है ना, ये फैक्टर है जो कि यहाँ से आ गया वॉल्यूम पे डिपेंडेंट, जो कि पोजीशन से निकल रहा है। a आर्बिट्री है, इसको हम अलग लिख लेंगे, और u जो है, और दूसरी चीज़ जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स में, वो v और u की डिपेंडेंस, यानी कि माइक्रोस्टेट्स जो हैं वॉल्यूम और एनर्जी पे कैसे डिपेंड करती हैं, तो वो वाले फैक्टर्स को हम अलग लिख रहे हैं। v इधर से आ गया, u यहाँ से आ जाएगा। u की डिपेंडेंस जो है ये आपके पास आ रही है फ्रॉम द मोमेंटा की जो माइक्रोस्टेट्स हैं, माइक्रोस्टेट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंटम, और वो u वाली कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ से u आप लिख सकते हैं 3n by 2, और बाकी जितना भी है आपने इस फंक्शन के अंदर डाल दिया है, जिनमें मैस के फैक्टर्स हैं, यानी ये वाले फैक्टर्स, m वाले फैक्टर्स, n वाला, n जो है उसको हमने स्पेसिफाई नहीं किया, वो n पे भी डिपेंड करता है, वो सारा कुछ इसके अंदर हमने छुपा दिया। a भी होगा और b भी होगा, वो सारा कुछ इसमें है कि हमें हमने सिर्फ u और v की डिपेंडेंस पे तवज्जो दी है, बाकी किसी चीज़ पे हमने तवज्जो नहीं दी। अच्छा, अगर अब हमारे पास अगर ये फॉर्म बन गई है नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स की, तो फिर हम एंट्रोपी हमारी डिटरमिन करना कोई मुश्किल नहीं है।
और वो है एस इज़ इक्वल टू के बी लॉग ऑफ ओमेगा, जो कि आ गया आपके पास के बी एन लॉग ऑफ वी, ये इस टर्म से आ गया। ये प्रोडक्ट ऑफ, जब लॉग ले रहे हैं, लॉग ऑफ ए ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज द लॉग ऑफ द सम्स, वही हम कर रहे हैं। और पावर जो है उसको हम नीचे लॉग की में लिख सकते हैं, लॉग का ये आइडेंटिटीज इस्तेमाल करके 3n/2 लॉग ऑफ यू प्लस जो आखिरी टर्म है जो इसमें एफ़ वाली थी वो लॉग ऑफ एफ़ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें एम एन ए बी सारा कुछ इसमें मौजूद है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो हमने कैलकुलेट किया है इस तरीके से माइक्रो स्टेट्स, क्या ये हमें आइडियल गैस की सही प्रॉपर्टीज़ देती है, ये एंट्रोपी की एक्सप्रेशन या नहीं। तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी एक इम्पॉर्टेंट जो है स्टेट वेरिएबल है, और उसकी टर्म्स में हम डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स। आपको याद होगा ना कि हमने ये स्पेसिफाई किया था, रिकॉल करें अगर आप, कि डेरिवेटिव ऑफ एस, ये पिछले लेक्चर्स में है, ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वी कीपिंग यू फिक्स्ड इज प्रेशर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, एंड डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू यू, दूसरा वेरिएबल यू है, उसमें हम वी को फिक्स कर रहे हैं, यानी कि आपके पास जो ये एस है ना, जिस तरह पहले भी हमने कर चुके हैं क्लास में भी, एस जो है वो इन तीन एसेंशियल वेरिएबल्स पे है। एन को भी हम ज़रा इग्नोर कर रहे हैं, फिक्स किया हुआ है। हम बेसिकली वेरिएशन इन एंट्रोपी देखना चाह रहे हैं, चेंज इन एंट्रोपी एस यू चेंज यू एंड वी। तो वो जो है यू और वी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपके पास दूसरा जो रिज़ल्ट आता है, ये बेसिकली हमने जब फर्स्ट लॉ को एक्सप्रेस किया था ना इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, डी क्यू को टी डी एस से लिखा था, तो वहाँ से फिर हमने ये हासिल किया था, और ये 1/T आ जाता है, ठीक है। तो ये रिकॉल करें, हमारे पिछले लेक्चर्स में ये था। अच्छा, अगर हम ये रिकॉल करते हैं और एस की हमारी ये माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स की टर्म्स में ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास ऊपर मौजूद है इसकी, जो भी हमने नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स काउंट करके आइडियल गैस के लिए डिटर्मिन की है, इस एक्सप्रेशन को हम इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का मतलब ये कि वी जस्ट टेक द डेरिवेटिव्स। इसमें ये वी और यू वगैरह आ रहे हैं, उनका डेरिवेटिव्स हम ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो फिर हम जब ये करते हैं, तो जब ये पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे ऊपर वाली एक्सप्रेशन में का, तो आपके पास के बी एन ओवर बी आ जाएगा। ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है ना वी का। तो जब आप इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, यू को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, और ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ वी है, तो ये ज़ीरो दे देगा, ये ज़ीरो दे देगा जब डेरिवेटिव लेंगे, और इन फंक्शंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। अलबत्ता ये जो टर्म है, इन टर्म्स में कोई चेंज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू वी, इस टर्म में सिर्फ वी अपीयर हो रहा है। तो जब इसका लेंगे तो लॉग ऑफ वी लेंगे, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये तो आपको पता ही है। अब आपने अगले वाले एक्सप्रेशन के अंदर आपने यही काम, चेंज इन एंट्रोपी देखना है विद रिस्पेक्ट टू यू कीपिंग वी कांस्टेंट। तो वी को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इसमें तो है ही यू नहीं, ये भी इसलिए ज़ीरो। इसलिए हमने सारा कुछ इसमें डाल दिया था कि हमने बेसिकली आइडियल गैस के लिए जो रिलेशन हासिल करनी थी वो एस का चेंज देखना था विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव यू और वी से लेने थे, कीपिंग एन फिक्स्ड। तो इसलिए इसमें जो भी फैक्टर्स आ रहे थे इट विल नॉट मैटर, इसलिए वो हमने उधर सब डाल दिए थे। अगर होते भी हमारे पास एक्सप्लिसिटली, तो वो वैसे भी ज़ीरो दे देते जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, इधर जो है ना वॉल्यूम को फिक्स किया हुआ, ये टर्म ज़ीरो, सिर्फ ये वाली, तो यहाँ पे भी आपके पास यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3kb n ओवर ट्वाइस ऑफ यू। तो अब इस एक्सप्रेशन को देखें, तो ये एक्सप्रेशन आपको क्या देती है? ये आपको देती है विच इज़ जस्ट पी वी इज़ इक्वल टू एन के बी टी। और ये वाली एक्सप्रेशन आपको क्या देती है? ये इक्वेशन जो है आपको क्या देती है? ये इक्वेशन देती है u इज़ इक्वल टू 3/2 n के बी टी। तो ये बेसिकली जो है आपके पास जो एक्सप्रेशंस हैं एनर्जी की
ऑफ एन आइडियल गैस, एक सेकंड, ये एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एंड आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट वो आपको मिल गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इन टर्म्स ऑफ माइक्रो स्टेट्स है, जो आपको ने एक्सप्रेशन हासिल की है एंट्रोपी की, वो कंसिस्टेंट है इन द सेंस दैट इट गिव्स यू द राइट इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द आइडियल गैस, एंड यू गेट दिस एंड यू गेट दीज टू इक्वेशंस जो कि आइडियल गैस को डिस्क्राइब करती हैं, एंड दे होल्ड फॉर एन आइडियल गैस। तो इसका मतलब है जो जो एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे आई है दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो ये जो है ये हमने इस तरीके से बेसिकली तो मकसद ये था ये देखने के लिए कि कैसे आप जो हैं नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं फॉर अ गिवन सिस्टम। जो सिस्टम हमने लिया हुआ है वो आइडियल गैस ली हुई है, कन्फाइंड इन अ वॉल्यूम बी विथ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड फिक्स्ड एनर्जी, और वो हमने कैलकुलेट किया और हमने देखा कि वंस यू हैव द एंट्रोपी, once you have the number of microstates, you can calculate the entropy by just using the Boltzmann expression, taking the log, multiplying it with the constant, और फिर आप जो है बाकी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं फ्रॉम द एंट्रोपी बाय टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो ये एक तरह से जो स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स और थर्मोडायनेमिक्स जो है का एक वाज़े एग्ज़ाम्पल है जहाँ ये इनका मिलाप हो रहा है और कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है कि यू स्टार्टिंग विद द माइक्रोस्कोपिक्स यू डिटर्मिन अ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल एंड यू कैन डिटर्मिन ऑल द थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम इट। So this is in the spirit of statistical physics and connection between microscopics and macroscopic statistical and thermodynamics। अच्छा जी, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर आगे जाएंगे।